सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ। तो गाइस मैं भी बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ और आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ रॉनिन के ऊपर, जो ऑलमोस्ट मुझे 1 ईयर 2 मंथ्स हो चुके हैं इसको लेने के बाद। तो उसमें मैं 1 साल कंप्लीट होने पे वीडियो बनाने वाला था, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न मुझे टाइम नहीं मिला। बट राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट टू इन्फॉर्म ऑल द पीपल आउट देयर जो इस बाइक को ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं और जो ख़रीद चुके हैं। तो देखो मैंने 1 साल में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस की और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत बॉदर भी करती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत खुशी भी देती हैं। तो किसी बाइक के बारे में 1 साल 1.5 साल चलाने के बाद ही उसको पता लग सकता है कि क्या है एक्चुअल में बाइक, कि उसको ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए, मैंने ख़रीद के गलती कर दी या नहीं की, जो भी है। सो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आने वाली हैं। सो पूरा वीडियो ज़रूर देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, बिकॉज कर देना बस। सो वही शुरू करते हैं फटाफट और एक खूबसूरत मौसम के साथ, और पीछे बाइक अपनी खड़ी है। तो शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें। तो गाइस सबसे पहले जो पॉजिटिव पॉइंट्स इस बाइक के उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो 1 बाय 1 मैं सारे पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ कि लुक से लेके एंड एवरीथिंग। सो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहला इसका पॉजिटिव पॉइंट है इसकी जो डिज़ाइन लाइन है, वो मुझे बहुत पसंद है। दैट इज़ कम्प्लीटली सब्जेक्टिव। तो मैं अपना पॉइंट बता रहा हूँ इस जगह पे कि मुझे इसका डिज़ाइन लाइन बहुत पसंद है, क्योंकि इसका जो सेटिंग पोस्चर और जो फ्रंट के फुट पैक्स हैं वो एकदम परफेक्ट पोजीशन पे है, जो एक कंफर्टेबल छोटी बाइक के लिए परफेक्ट है। मतलब ये बहुत बड़ी क्रूज़र नहीं है, बहुत छोटी क्रूज़र नहीं है, एक मिड साइज़ की क्रूज़र है जिसके ऊपर एक इंसान आराम से बैठ के क्रूज़ कर सकता है, कितना भी लंबा चाहे उतना। सो इसके फुट पैक्स आगे हैं, सीटिंग पीछे है थोड़ी, तो आराम से आप थोड़ा आराम से, मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन है बैठ के चलाने के लिए। सो गाइस सेकंड पॉजिटिव पॉइंट इज़ इट्स ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी है। इसके अंदर 2 मॉडल आते हैं, ड्यूल चैनल एंड सिंगल चैनल। तो सिंगल चैनल है मेरे पास ये वाला, ये बेस मॉडल है। तो इसके अंदर फ्रंट में ABS आता है, पीछे ABS नहीं आता है, बट फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा इंस्टेंट ब्रेकिंग की, बट कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ इसके, तो दैट इज़ इट्स हैंडलिंग। तो देखो बाइक में हैंडलिंग बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। जब भी हम किसी क्रूज़र बाइक की बात करते हैं, स्पोर्ट्स बाइक की बात करते हैं, या फिर किसी बाइक की बात करते हैं, तो उसमें 2 चीज़ें होती है हैंडलिंग में। वन इज़ द टायर ग्रिप एंड सेकंड इज़ द हैंडल वेट। तो जब भी आप क्रूजिंग करोगे ना, लॉन्ग रूट पे चलाओगे, तो हैंडल का वेट होना चाहिए थोड़ा ज़्यादा, ताकि बाइक बहुत ज़्यादा स्टेबल होकर चले। अगर बहुत ज़्यादा निम्बल है ना, बहुत ही ज़्यादा निम्बल है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट है, उस केस में बाइक जब भी आप किसी को ओवरटेक करोगे तब आपकी बाइक अनस्टेबल होने के चांसेस रहते हैं। बट जितना हैंडल हैवी होता है उतना ज़्यादा कंफर्टेबल आप इसको कॉन्फिडेंस से चला सकते हो कि हाँ भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइक कहीं से इधर उधर हिलेगी भी नहीं। सो वो बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है। इसके हैंडल में काफ़ी अच्छा वेट है, जिसकी वजह से सिटी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभी थोड़ा हैवी है नॉर्मल बाइक्स के कंपैरिजन में, इसका हैंडल थोड़ा हैवी है। दैट्स वाई हाईवे परफॉर्मेंस इज़ जस्ट अमेजिंग। हाईवे पे इसको कोई बीट नहीं कर पाएगा इस सेगमेंट के अंदर। तो सो गाइस चौथा पॉजिटिव पॉइंट इज़ माइलेज। जब भी कोई भी बाइक ख़रीदते हैं ना, तो गाइस माइलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे लिए। तो इसका जो माइलेज है ना, मुझे हर ट्रिप पे अच्छा खासा मिल जाता है। 42 से लेके 46 हाईवे पे ये माइलेज मुझे आराम से दे देती है। और इसका 14 लीटर का टैंक है, और मतलब 11 लीटर के बाद इसका जो इंडिकेटर है फ्यूल का, वो हमेशा ब्लिंक करने लग जाता है। इट मीन्स 3 लीटर इसमें रहता है, बट फिर भी मतलब 11 to 11 में चलाता हूँ हमेशा, तो 11 में फुल हो जाता है और 3 लीटर हमेशा रहता है इसके अंदर। तो उस केस में भी मतलब ये समझो कि मुझे 40 to 46 का माइलेज मिल जाता है, तो मैं बहुत लंबी डिस्टेंस पर बिना किसी टेंशन के जा सकता हूँ कि मुझे पेट्रोल पंप मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो इफ़ आई एम गोइंग फॉर अ राइड ऑफ 400 किलोमीटर्स, तो मैं आँखें बंद करके इसको लेके जा सकता हूँ अगर इसका टैंक फुल है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आई एम बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा माइलेज देती है कुल मिला के। सो गाइस कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उन सबको मैं पॉजिटिव पॉइंट्स को एक साथ डाल देता हूँ। इसका क्लच बहुत लाइट है, गियर शिफ्टिंग बहुत परफेक्ट है, बहुत ही इजीली हो जाती है, फटाफट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इजीली विजिबल है, काफ़ी बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बटन्स आर गुड, क्वालिटी इज़ गुड, हैंडल का विड्थ भी है परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें परफेक्ट है। अब अपन बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की, जो मुझे बहुत ज़्यादा खलते हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं जो नेगेटिव पॉइंट ही देखते हैं। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती है बाइक चूज़ करने से पहले कि अगर वो नेगेटिव पॉइंट उनकी लिस्ट में बैठ जाता है तो दे विल नॉट बाय द बाइक। सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट इवन, कि हमेशा अपनी जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखो, और उनको रिमूव करने के बाद ही, लाइक अगर वो आपकी लिस्ट में है, किसी बाइक को आप चूज़ कर रहे हो और वो आपकी लिस्ट में है, तो फिर उस बाइक को मत लो, क्योंकि फिर आप लंबे टाइम में
बाइक से थोड़ा परेशान ही रहोगे, खुश नहीं रह पाओगे कभी भी। सो अभी नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं इस बाइक के रॉनिन 225 की, तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट इसका जो मैं बोलूँगा वो हेडलाइट का है। सो हेडलाइट की जो लो बीम है ना, जो अपन सिटी में यूज़ करने वाली लो बीम होती है, दैट इज़ रियली बैड। मतलब उसका जो थ्रो है ना, मतलब मुश्किल से 20 मीटर 30 मीटर से ज़्यादा नहीं है। तो जब भी आप सिटी में राइड करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल यूज़फुल नहीं है, आपको हाई बीम ऑन करके ही राइड करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी बैड पॉइंट, बिकॉज कभी अगर आप हाई बीम ऑन करके चला रहे हो तो उस केस में पुलिस वाले के पकड़ने के चांसेस और चालान कटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। बिकॉज सिटी में हाई बीम अलाउड नहीं होती है, क्योंकि वहाँ सिंगल रोड्स होती हैं, तो सामने वाली की विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। दैट्स वाई दैट इज़ नॉट अलाउड। बट इसकी लो बीम के साथ राइड करना मैं बोलता हूँ कि थोड़ा डेंजरस है, कुछ भी नहीं दिखता उसके अंदर, कुछ भी। सो गाइस सेकंड पॉइंट जो है वो है सीट के बारे में। तो गाइस इसका जो सीट का जो है ना डिज़ाइन है, मतलब ये तो मैंने कस्टम करवा रखा है थोड़ा, बट इसका जो ओरिजिनल सीट आता है ना, उसमें भी ऐसा प्रॉब्लम है। जब वो सीट है ना, वो यूँ सीधी है एकदम, ठीक है। तो जब भी आप लॉन्ग रूट पे जब राइड करोगे ना, तो यहाँ से उसको ऊपर होना चाहिए था थोड़ा सा, ताकि यहाँ पे राइडर कंफर्टेबली पीछे बैठ के राइड कर पाए। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब भी राइडर लॉन्ग रूट में राइडिंग करेगा ना, तो वो खिसक के आगे आ जाएगा, तो वो टैंक के चिपक जाता है राइडर हमेशा। सो दैट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल कि अगर उसको पीछे बैठ के अगर वो राइडर लंबा है ना, तो उसको ज़बरदस्ती पीछे बैठना पड़ेगा, अदरवाइज वो खिसक के ऑटोमेटिकली यहाँ पे टैंक के चिपक जाएगा आके। दैट इज़ रियली बैड, क्योंकि जब मैं लॉन्ग राइड्स करता हूँ ना, तो मुझे प्रॉब्लम खलती है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ को लेके कि मैं पीछे बैठना चाहता हूँ कंफर्टेबली, बट मैं खिसक के आगे आ जाता हूँ। सो दैट इज़ रियली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, क्योंकि वहाँ पे मैं पूरा कंफर्टेबल नहीं हो पाता एक पॉइंट पे जाने के बाद, तो मुझे फिर से उठ के पीछे खिसकना पड़ता है। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। सीट का डिज़ाइन कुछ ऐसा होना चाहिए था जो प्रॉपर क्रूजिंग में आपको हेल्प करे, क्योंकि सेटिंग बहुत मैटर करती है जब हम लॉन्ग रूट्स में राइड करते हैं, और एक क्रूज़र बाइक के लिए भी वो पॉइंट होना चाहिए था कि इसका सीट कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए था कि इंसान आगे ना खिसके, वो जहाँ बैठा है वो वहीं रहे। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है ना, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, बाइक तो बना दी कंपनी ने, ठीक है। अब देखो इसके मैं आपको लाइक गार्ड्स बताता हूँ। ये इजीली अगर मैं ज़ोर से मारूंगा ना, तो देखो ये इजीली यहाँ से कितना हिल रहा है। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो एसेसरीज़ है ना, वो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। ना इस पे फिट होने वाली एसेसरीज़ अवेलेबल हैं मार्केट में, कस्टम भी नहीं बनवा सकते, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया। मैं जयपुर में से हूँ, और जयपुर में मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मैं बनवा पाऊँ, बट मैंने बहुत जगह ट्राई कर लिया, बट कुछ नहीं मिल रहा। और इसके जो टूरिंग के अकॉर्डिंग ये जो लेग गार्ड है, डू यू थिंक इट इज़ वर्दी? अगर आप गिर गए ना इसको लेके, तो एक बार में ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म, मतलब बिल्कुल मुड़ के टूट जाएगी। इतनी ज़्यादा कमज़ोर है ये कि मैं बहुत डरता हूँ जब भी टूरिंग पे इसको लेके जाता हूँ। तो दिस इज़ द वेरी नेगेटिव पॉइंट फॉर दिस बाइक, कि यार होना चाहिए था एटलीस्ट कोई ढंग का, ये चीज़ ढंग की देनी चाहिए थी। सारी चीज़ बढ़िया है, बस ये चीज़ इतनी बेकार क्यों दे दी? ये थोड़ा या तो हैवी कर देते, या फिर इसमें कुछ ऐसा डिज़ाइन देते कि आफ्टर मार्केट अगर लगवाते भी तो कुछ ऐसा देते कि यहाँ फिट हो जाता कोई दूसरा, बट ऐसा कुछ मिलता नहीं है अभी। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं बहुत ट्राई कर चुका हूँ, पिछले 6 महीने से मैं काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ कि इसका कुछ मिल जाए, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग। सो गाइस ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स इस बाइक के बारे में, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि और भी बेटर हो सकती थी कंपनी की तरफ से। दैट दोज आर नॉट नेगेटिव पॉइंट, दोज आर नॉट पॉजिटिव पॉइंट्स। सो कुछ चीज़ें हैं जो बेटर हो सकती थी, अगर वो बेटर होती तो ये बाइक कुछ और ही होती आज के टाइम पे, और वो मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो ज़्यादा कि आई जस्ट ट्राई टू सेल इट। तो जब मैंने सेल करने का पूछा ना, तो आई वॉज गेटिंग डिसेंट प्राइस फॉर दिस बाइक, बिकॉज मैंने इस पर काफ़ी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर रखी हैं, तो उसकी वजह से बाइक की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। इवन अगर आप देखोगे ना, तो ये एकदम नई लगेगी आपको, मतलब आप देखो कहीं से भी कुछ भी देखो, इट इज़ कम्प्लीटली न्यू। और इवन जो इसका टैंक है ना, ये न्यू से भी ज़्यादा चमकता है, बिकॉज इस पर PPF करवाई है, 12,000 खर्च किए हैं। तो ये बाइक मुझे 1.84 लाख की नहीं पड़ी है, ये मुझे पड़ी है 2,10,000 की, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट किया है इसको मेंटेन रखने के लिए। बट उसके बाद अगर चीज़ इतनी अंडररेट रह जाती है ना, तो फिर मेरे को कभी लाइफ में इसका रीसेल नहीं मिलेगा ठीक से। तो या तो मैं इसको जीवन भर चला लूँ, या फिर मैं इसको बेचूँ ही ना। तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो और आप बार बार चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हो ना, तो मैं बोलूँगा कभी इस बाइक के ऊपर जाना ही मत, क्योंकि ये बाइक अंडररेटेड है, लिटरली बहुत अंडररेटेड है। और अगर आपने ख़रीद ली और आपको ऐसा होगा ना कि मैं 2 साल बाद 1 साल बाद इसको यूज़ करके बेच दूँ, सो यू विल नॉट बी एबल टू सेल इट, बिकॉज इसका प्राइस ही नहीं मिलेगा आपको। लोगों को पता ही नहीं इस चीज़ के बारे में। चीज़ बहुत अच्छी है, लिटरली चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक पॉकेट फ्रेंडली बाइक है जो मतलब आपको काफ़ी सस्ते में
काफ़ी अच्छी चीज़ें स्पेक्स प्रोवाइड करती हैं, बट कंपनी को इस बारे में सोचना चाहिए था कि जो भी अपना हार्ड एंड मनी इसमें इन्वेस्ट करेगा उसको लाइफ में थोड़े टाइम के बाद अगर वो कहीं अपग्रेड करना चाह रहा है, इवन TVS में ही कोई नई बाइक आ गई या फिर किसी और ब्रांड में कोई नई बाइक आ गई एंड द पर्सन वांट्स टू सेल इट, तो दूसरी बाइक जो ख़रीदना है उसके इसके सेल पर डिपेंड करता है, तो वो नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। सो मैं तो बहुत देखो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ कि इफ़ यू आर थिंकिंग द रीसेल प्राइस ऑफ इट, देयर इज़ नथिंग। आपको बहुत कम प्राइस में इसको बेचना पड़ेगा, और जो खरीदेगा उसको तो मज़ा आएगा बिकॉज उसको बहुत कम प्राइस पे अच्छी चीज़ मिल जाएगी, बट आपको जैसे अपग्रेड करना होगा तो फिर नहीं कर पाओगे आप। तो दैट इज़ अ वेरी मेरे हिसाब से बुरा पॉइंट है, बुरी चीज़ है किसी भी बाइक को लेके। और इसके अंदर एक और पॉइंट है कि सर्विस का जो रेशियो है ना, मैं जयपुर में रहता हूँ, यहाँ पे करीबन 5 से 6 शोरूम्स पे रॉनिंग दिखती है, बट 5 से 6 शोरूम्स में सर्विस नहीं होती है ठीक से, सिर्फ एक शोरूम है जहाँ पे सर्विस होती है, तो आई हैव टू गो देयर एवरी टाइम। इवन उससे पहले 2 शोरूम्स पड़ते हैं मेरे रास्ते में, बट आई कैन नॉट स्टे देयर टू फॉर द सर्विस, क्योंकि मैं रिलाई करूँगा उनके ऊपर तो फिर अगले दिन मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम फिर से फेस होगी, देन आई हैव टू रन अगेन टू दैम वंस। सो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो मैं हमेशा उसी शोरूम पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे प्रॉपर सर्विस मिलती है, जहाँ मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि हाँ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाइक के साथ, और यहाँ पे सर्विस कराने के बाद मुझे बार बार भागने की ज़रूरत नहीं है। तो बाइक की 2 सर्विस हो चुकी है, तीसरी सर्विस बाकी है, तो 13,000 पे मैं करवाने वाला हूँ। सो उसकी भी वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी। सो ये सारी चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना चाहता था आपके साथ, आपको बताना चाहता था। अगर आपने ख़रीद ली है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर नहीं खरीदी है तो यू कैन थिंक अबाउट अदर बाइक्स एज वेल। अगर आपका क्रूज़र का सेगमेंट है तो क्रूज़र में और आपका बजट 2 लाख के आसपास है तो दिस इज़ द बेस्ट बाइक। मतलब क्रूजिंग में फाड़ देगी ये बाइक, एकदम फाड़ देगी। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दो प्लीज़, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक ले टाटा बाय बाय, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स, बाय।